उनको लग रहा था कि लिबरल होना ही सही बात है, अच्छी बात है। उनको अचानक से लगा नहीं यार, बदमाश होना फैशन है यार। अरे ये जो मेरे अंदर दबा था ये तो साला सही है, इसको बाहर निकालो यार। क्यों नहीं ऐसे बात किया जाए, क्यों नहीं ठोक के कहा जाए कि साला कर दो इनको ऐसा कुछ। पहले इन सार्वजनिक तौर पे कहने में लोग शर्माते थे, और इन्होंने सबसे कमाल का काम क्या किया है कि इन्होंने जो हमारे देश की जो सबसे पवित्र चीजें थी उनको गाली बना दिया। इन्होंने कहा लिबरल को लिब्रांडो बना दो। आप सोचिए ना, आपके दिमाग के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। आप लिबरल हैं, कितनी पवित्र चीज है लिबरल होना, और उन्होंने कहा लिबरल शब्द को गाली बना दो। सेकुलर को गाली बना दो, सेकुलर को सेकुलर बना दो, सेकुलर। इन्होंने जुमले कर दिए सो दैट की जो चीजें आपके सोशल फैब्रिक की बुनियाद है और पवित्र बुनियाद है, उन्हीं को खराब करना। जनता को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि ये एंकर जो हैं ये उनके लिए एक्टिविस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये एक्टर्स हैं बेसिकली। ये बॉम्बे में एक्टर्स होते हैं, दिल्ली के मीडिया में एंकर्स होते हैं। फर्क यही है कि टीवी पे कुछ आ रहा है तो सच ही होगा, ये ट्रस्ट था। और उस ट्रस्ट का जो खून किया इन लोगों ने और जो कर रहे हैं अपनी ईएमआई के लिए, लिटरली लोग देश बेच रहे हैं अपनी ईएमआई के लिए। वो एक्टर्स हैं, उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। आज इन एक्टर्स को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिनको एंकर्स कहा जाता है, वो अब एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो अब डिवाइड कर रहे हैं, वो अब जहर बो रहे हैं, वो आपके समाज को सड़ा रहे हैं। ये खतरनाक है, ये एक्चुअली सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट संवाद में आज है मेरे साथ एक बेहद खास गेस्ट कुंदन ऋषिराज। कुंदन फिल्मों से जुड़े हैं और एक लंबे समय तक मीडिया से जुड़े रहे। मीडिया में अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सड़न। सड़न एक उपन्यास है जो भारतीय मीडिया के वर्तमान हालात को दर्शाता है। कुंदन से आज बात करेंगे उनके उपन्यास सड़न पर और भारतीय मीडिया के हालात पर। तो चलिए स्वागत करते हैं कुंदन ऋषिराज का। तो स्वागत है कुंदन आपका मेरे कार्यक्रम द लखनऊ पोस्ट संवाद में। शुक्रिया कुणाल जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यार। कुंदन, आपकी किताब सड़न पढ़ने का मौका मिला। मैं ईमानदारी से कहूँ पूरी नहीं पढ़ पाया हूं मैं। ये पूरी बात समझ में आती है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया पर आधारित है, पर आपको सड़न नाम क्यों सूझा? मतलब सिर्फ सड़न ही नाम आपको समझ में आया मीडिया के लिए? हाँ, मुझे यही नाम समझ में आया। मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपने किसी बहुत सीनियर से मिला जो फ़िलहाल बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। उनके चैनल को बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं, कभी मेरे बॉस रहे हैं। तो मैं उनको जब ये किताब देने गया तो उन्होंने यही कहा, वो मेरे बॉस रहे हैं मीडिया में, तो उन्होंने कहा यार तुमने इतना हार्श नाम दे दिया है कि मतलब मुझे थोड़ी हिचक हो रही है, क्योंकि मैं भी कभी मीडिया का पार्ट रहा हूँ। तो मैंने कहा सर एक्चुअली जो इस वक़्त लोग बैठ के सड़न फैला रहे हैं, वो इतनी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और वो लिटरली क्या कर रहे हैं कि वो लोगों के दिमाग को सड़ा रहे हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो आज से ज़्यादा नहीं, 12-13 साल पहले हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बहुत सेंसिबल बातें किया करते थे। आप उनके साथ बैठो तो वो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या और कुछ नहीं तो कम से कम पढ़ाई की बात करेंगे कि भाई कहाँ पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है आपका, करियर में क्या हो रहा है। लेकिन अचानक से सबके दिमाग में जो एक खास किस्म की, जो आप कह लीजिए नफ़रत कह लीजिए या हेट्रेड कह लीजिए, या एक सैडिस्टिक प्लेज़र जो सबके दिमाग में डाल दिया गया ओवर द ईयर्स, ये अचानक तो हुआ नहीं है, धीरे-धीरे इन लोगों ने सीडिंग की है, लोगों के दिमाग को सड़ाया है, बेसिकली सड़ाया गया है। तो मुझे लगा कि इसका नाम सड़न से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मतलब जो आप अगर लोगों के दिमाग के साथ ऐसे खेल रहे हैं, और आप खुद अंदर से कितने सड़े हुए होंगे अगर आप आप इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं तो मुझे लगा कि हाँ, सड़न ही है शायद। तो और बेसिकली दूसरी आप बात और हाँ। दूसरी बात ये है, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट करूँ, जब आप इस कहानी के अंत में पहुँचेंगे ना, तो मैं बिना किसी उसके करता हूँ, बताता हूँ आपको कि जो लाश मिली है एंकर की और जो उसका सिर काटा गया, दिमाग मतलब ये हेड काट के अलग किया गया है, वो अपने आप में एक मेटाफर ही है कि भई इनका दिमाग इतना सड़ चुका है कि ये नफ़रत के अलावा कुछ फैला नहीं सकते। तो वो भी है उसके साथ-साथ एक चीज़। आप एक आउटलाइन बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? एक आउटलाइन, मोटी-मोटी आउटलाइन, ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी आए और वो पढ़ेंगे भी सड़न की। हाँ, ज़रूर। किताब जो है वो दरअसल देखिए है तो पूरी तरह फ़िक्शन। इसका ठीक है। सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है या जो इसकी जो दुनिया आपको दिखेगी वो सच्चाई के आस-पास दिखेगी। जो न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ रूम में होता है, वो माहौल आपको दिखेगा। लेकिन कहानी जो है वो एक न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम एंकर की हत्या से शुरू होता है।
उसकी सिरकटी लाश उसकी बंद गाड़ी में मिली है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है और केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जाहिर तौर पे जब केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो आप न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में जाते हैं। अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स जो कैसे किसी चीज़ को डील करते हैं, कैसे किसी खबर में प्रोपेगेंडा तलाशते हैं, कैसे जो है जो जायज़ सवाल पूछे जाने चाहिए उसकी जगह पे कुछ और पूछते हैं। कैसे सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश होती है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती है पैरेलल जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अराउंड। और फाइनली जब जा कर के आपको कातिल का पता चलता है कि भई किसने गला काटा, किसने मारा और मारने की वजह क्या थी, वो कुछ और भी आपको एक हुक देती है, आपसे कई सवाल पूछती है, आपको कई सवालों के जवाब भी देती है कि हुआ क्या है। सो यही है पूरी कहानी और इसका मतलब ये है कि एंकर की हत्या मीडिया के द्वारा समाज में फैलाई गई सड़न का बाई प्रोडक्ट ही है बेसिकली। वो बाय प्रोडक्ट ही है मतलब कोई बहुत भावुक आदमी, कोई बहुत जज़्बाती आदमी अ, ए तो अगर भावनाओं में बहेगा कभी तो कुछ ऐसा भी कर सकता है। मतलब इन्होंने इस हद तक समाज को सड़ा दिया है। आप सोचिए कि इससे हुँ, बुरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा क्या हो सकता है? आप एक कत्ल करते हैं, आप एक किसी को मारते हैं, तो हम उसको हुँ, समाज में कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। कानून भी उसको कड़ी बिल्कुल। से कड़ी सज़ा देता है। लेकिन ये लोग एक साथ मतलब ये अक्षम्य है ना पूरी तरह, आप जो भी कुछ कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे बैठ बिल्कुल। करके, आपको एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, आप आते हैं, आपको लोग भरोसे के साथ सुनते हैं। मुझे याद है हुँ, वो हुँ, दौर कुणाल जी, जब हुँ, हुँ। हम लोग रेडियो पे आने वाली एक-एक खबर को सच मान के सुना करते थे। वही हाँ, भरोसा सही टीवी बात। पे था जुड़ा कि टीवी पे कुछ आ रहा है तो सच ही होगा, ये ट्रस्ट था और उस ट्रस्ट का जो खून किया है इन लोगों ने और जो कर रहे हैं, अपनी ईएमआई के लिए लिटरली ये लोग देश बेच रहे हैं, अपनी ईएमआई के लिए। तो मतलब तो क्या जा तो क्या ज़्यादा महँगे घर खरीद लिए क्या इन्होंने? प्रॉब्लम यही तो है, ज़्यादा महँगे घर खरीद लिए होते तो छोटी-छोटी ईएमआई पे देश बिक रहा है, बहुत छोटी-छोटी बिल्कुल। ईएमआई पे। तो यही है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कुंदन कि हुँ, मतलब आज का मीडिया जब आप देखते हैं, तो आपको हुँ। सबसे ज़्यादा निराशा किस चीज़ से होती है? मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ क्या डिसअपॉइंट करती है आपको देख कर के? रेगुलर जब आप उसको देखते हैं मतलब रूबरू होते हैं रेगुलर। देखिए निराशा तो मैं आपको सही बताऊँ उस चीज़ से होती है जिससे कोई आशा होती है ना? तो आशा तो बहुत पहले खत्म हो गई। अभी तो हुँ, कोफ्त होती है और अभी एक तरह की चिढ़न भी होती है इनसे कई मर्तबा क्योंकि मैं सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, आज के जो बहुत सारे प्राइम टाइम एंकर्स हैं, मैंने इनमें से बहुत लोगों के साथ न्यूज़ रूम में काम किया है। बहुत लोगों के साथ, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा लेकिन जितने भी चेहरे चमक रहे हैं इस समय, जो टॉप के चेहरे हैं, जो अभी मैंने इनके साथ न्यूज़ रूम में काम किया है बिफोर 2013 और मैंने लिटरली इनको देखा है कि इनके अंदर कितनी हिम्मत है। ये कैसे बॉस की चापलूसी किया करते थे, ये देखा है मैंने। कैसे रेंगते हुए नज़र आते थे न्यूज़ रूम में, ये भी देखा है। ये भी देखा है कैसे कि इनकी कोई वो आइडियोलॉजी नहीं है जिसको आप कह सकें कि हाँ, ये इसमें बिलीव करते हैं। ये बेपेंदी के लोटे हैं एक्चुअली। लेकिन ये बेपेंदी के लोटे जब टीवी पे आके ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनसे ज़्यादा किसी और को आपकी चिंता नहीं है, तो सही बताऊँ कोफ्त होती है। निराशा तो इसलिए नहीं होती क्योंकि इनसे कोई आशा खत्म है ही नहीं। हुँ। लेकिन इतने कम में ये ज़मीर बेच के इस तरीके से करेंगे मतलब ये एकदम थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटिंग क्लियर है। तो करिए कि इन्होंने क्या ज़मीर बेचा? कुछ तो समझ में आया आपका अनुभव आपने मुझे बताया कि आप 2013 तक मीडिया में थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे हैं हुँ, और हुँ, फिर इसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। तो हुँ, 2013 के पहले का मीडिया और उसके बाद का मीडिया तो आप बाहर ही से देख रहे होंगे और विद द हुँ, हेल्प ऑफ योर कलीग्स हुँ। देख रहे होंगे जो अभी काफ़ी अभी भी दोस्त हैं। वहाँ पर हैं। हाँ, जी, तो इन हुँ। दोनों में अंतर है क्या बेसिकली क्या अंतर है? कुछ भाई मैं ये सोचता हूँ कि हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि ज़्यादातर एंकर ये कर रहे हैं, ज़्यादातर एंकर वो कर रहे हैं। हम किसी का नाम लेकर नहीं बताना चाह रहे हैं, जबकि वो नाम लेकर के पूरे देश में घृणा फैला रहे हैं। वो देखिए, बाकायदा नाम लेकर मैं नाम तो हुँ, इसलिए नहीं ले पाऊँगा कुणाल जी क्योंकि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी क्या ही करूँ? मतलब ठीक है, वो अब देखिए मैं यही कहता हूँ, मुश्किल दौर में आपकी परीक्षा इस बात से होती है कि आप किस तरफ खड़े थे या कम निष्पक्ष होना उस मतलब जब एक्चुअली अन्याय हो रहा हो, तो निष्पक्ष होना भी गुनाह है ठीक ना? है, बिल्कुल तो सही। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल क्रांतिकारी की भूमिका में आ जाएँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अब किसी की क्या व्यक्तिगत मजबूरी है, किसी का लालच कितना बड़ा हो चुका है उसके ज़मीर से, अब उसको तो क्या ही जज करें, बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन जो आपका मूल सवाल था कि 2013 से पहले क्या था और अभी अभी का क्या है? तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सर, कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ना जनता को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा
कि ये एंकर जो हैं ये उनके लिए एक्टिविस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये एक्टर्स हैं बेसिकली। ये बॉम्बे में एक्टर्स होते हैं, दिल्ली के मीडिया में एंकर्स होते हैं, फर्क यही है। क्यों? आपको मैं साफ बताता हूँ। 2013 से पहले एक दौर था जब न्यूज के नाम पे थोड़ा एंटरटेनमेंट चल रहा था। वो दौर भी, उस दौर में तो मैं काम कर रहा था एक्चुअली। जब आप आपने किस मीडिया हाउस में काम किया है, कुंदन बताएंगे दर्शकों को? देखिए, मैं जो प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना नहीं, चाहता तो आपने क्योंकि काम किया है कुंदन, आपने किसी एक में तो काम नहीं किया होगा, आपने कई जगह काम किया होगा, तो अब उसमें नाम बताने में चलिए क्या, आप मैं किसी आपको एंकर हाँ, का मैं नाम बता तो नहीं देता ले? हूँ। मैंने जहाँ काम जी किया जी। मैं आपको, मैंने इंडिया टीवी में हाँ, काम किया, मैं न्यूज़ 24 का हिस्सा था, मैं इंडिया टीवी, ये जो रजत शर्मा जी वाला? जी हाँ, जी हाँ, मैं ही था। जी। अच्छा मैंने अच्छा 2013 में वहीं से नौकरी छोड़ी थी अपनी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि उससे पहले भी जो खबरें चल रही थी, मेरा एक्सपीरियंस इंडिया टीवी में बहुत अच्छा रहा। मतलब एज एन एम्प्लॉई मुझे मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम खबरों में जो बदलाव आया है 14 के बाद और 14 से पहले, और हम एंकर और एक्टर को जो हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ कि हम्म हमेशा से जनता ना एंकर को अपने एक्टिविस्ट के तौर पे देखती है कि नहीं यार, ये हमारी बात करेगा, ये कुछ भी हो जाए ये हमारी ही बात करेगा। एक्चुअली ये उम्मीद गलत है। वो एक्टर्स हैं, उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे, है ना? अब हम्म 2014 से पहले जब एंटरटेनमेंट चल रहा था वहाँ पे, और अन्ना हम्म आंदोलन से पहले जब एंटरटेनमेंट का दौर चल रहा था कि हम छोटी-छोटी खबरों को ट्रीट करके बड़ा बना के, और थोड़ा एलियन और थोड़ा इन सब चीज़ों में जो फ़िक्शन जो चल रहा था, मैं कह रहा हूँ पता है क्या, उस समय भी एंकर्स जो है एक्टर्स की भूमिका में थे। ये खबर को रोमांचक बना के पेश करना है, सनसनी बना के पेश करना है। मैं भी प्रोड्यूसर था उस समय। मैंने भी इस तरह की हम्म। खबरें बनाई हैं। मतलब मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि भई मैं उस समय काम नहीं कर रहा था। मतलब हाँ, मैं आप कर उसका रहा था। हिस्सा थे, हाँ, मैं आप उसका उसका हिस्सा हिस्सा थे। था। मैं उसका हिस्सा था, मैं उन चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था, मैं प्रोसेस हम्म भी कर रहा था। लेकिन एक वक़्त होता है ना जब आप उस चीज़ से दूर होते हैं, तो आप उसको और बेहतर तरीके से देखते हैं कि आपने क्या किया। आप पीछे मुड़ के ही इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी पाता हूँ कि पता है वो चीज़ फिर भी उतनी खतरनाक नहीं थी। आप कम से कम एंटरटेन ही कर रहे थे लोगों को। लेकिन हम्म आज आज इन एक्टर्स को जो ज़िम्मेदारी दी गई है, जिनको एंकर्स कहा जाता है, वो अब एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो अब डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली। वो अब ज़हर बो रहे हैं, वो आपके समाज को सड़ा रहे हैं। ये खतरनाक है सर, ये एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल है। मैं कह रहा हूँ किसी हम्म को एंटरटेन करने के लिए आप कुछ भी करें। अब जैसे अभी वो फ़िल्म है, कितनी पॉपुलर हो गई फ़िल्म चमकीला। अब चमकीला हम्म। लोगों को एंटरटेन करने के लिए मान लिया कि अश्लील लिरिक्स का सहारा लेता था। लेकिन वो आर्टिस्ट था, वो अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर रहा एथिकल, था। और वो बहुत किसी को एथिकल हाँ, बंदा था, बहुत हाँ, एथिकल बंदा था। आप सोचिए कि वो जो है अपने गुरु को पीछे नहीं करना चाहता था, और जबकि लोग उसको हाँ, समझा रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपने गुरु को पीछे करो, आगे बढ़ो, कह रहा नहीं नहीं, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा मेरा। बड़ा एथिकल हाँ। आदमी था वो। और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलो लिरिक्स को लेके भी इसको जो भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, जो भी कि भई अश्लील लिरिक्स थे उनके या जो भी था। मैं कह रहा हूँ एंटरटेन हाँ, कर रहा था। कुछ लोग किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा था। ये तो नहीं बिल्कुल कह रहा था कि बिल्कुल। मेरे लिरिक्स सुन कर के हिंदू-मुसलमान की लड़ाई लड़ने करने लगो, या जाके किसी सही। के सीने में चाकू मार दो। ये गलत है ना सर, जो फ़िलहाल अभी हो रहा है। जो सेटल बिल्कुल। तौर पे रोज रात को 9 बजे 8 बजे शोज में जो बहुत स्मार्ट तरीके से पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करके सब हेडर और टेक्स्ट के थ्रू आपके दिमाग में जहर बोया जा रहा है। एंकर बड़ी होशियारी से अपनी आधी बात कहते हैं, मुस्कुरा के कुटिलता से चुप हो जाते हैं, सो दैट कि सब टेक्स्ट ऑडियंस तक पहुंच जाए। ये वाली हम्म। एक्टिंग और ये वाली एंकरिंग बहुत खतरनाक है ना सर। ये तो मतलब बहुत खतरनाक है। तो आपको तो क्या ये लगता है, ये न्यूज रूम में पहले से, आपको क्या लगता है न्यूज रूम में पहले से तय किया जाता है कि ये जो विपक्ष का बंदा आ रहा है, हाँ। इसको टारगेट करना है, और जो सत्ता पक्ष का आदमी है इसके सपोर्ट में खड़े रहना है? तो देखिए, मैं आपको 2 बातें और बताता हूँ फिर, क्योंकि मैंने 2013 तक काम किया, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 14 के बाद न्यूज़ रूम में एक्चुअली कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैं आँखों देखी तो बता नहीं पाऊँगा आपको। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2013 से पहले मैं एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, और वहाँ मेरे ठीक। एक बॉस थे। वो न्यूज़ चैनल में खबर आती है, हम्म और न्यूज़ चैनल में काम करने वाला जूनियर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से ये डिसाइड करके जाता है कि चूँकि अभी सरकार कांग्रेस की है और चैनल भी किसी कांग्रेस के नेता का है या कुछ वो है, आप इशारों में समझ जाइएगा जो भी है। तो यहाँ पे हम्म कांग्रेस के खिलाफ खबर नहीं चल सकती। उसने अपने मन में अज़्यूम कर लिया और वो खबर को टोन डाउन करके कुछ एडिट करवाने जा रहा था। जो मेरे बॉस थे उस समय के, जो आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ये मेरे सामने ही घटना है इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसने अपने हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से उस खबर को थोड़ा टोन डाउन कराया और वो कुछ एडिट करा के उसको भेजने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने खबर देखी और उन्होंने कहा, "ये ऐसे क्यों भेज रहे हो तुम?" उन्होंने कहा, "नहीं सर, वो
उन्होंने कहा तुमने अपने आप अज्यूम कर लिया कि ये जो भी हमारा सेटअप है, अगर इसको कोई कांग्रेस का बंदा फंड कर रहा है तो तुम खबर को टोन डाउन करके चलाओगे। और कड़ी डांट लगाई उसको, और खबर फिर वैसे ही चली जैसे चलनी चाहिए थी। मैंने ये जर्नलिज्म देखा है अपने सामने। तो हम्म। ये बात थी। वो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और मतलब मुझे तो उनके ऊपर बहुत बहुत उनसे मिलके मुझे मजा आता है, और वो मुझे बहुत इंस्पायर भी करते हैं। तो क्या सर चैनल मैं बदल कह लिया रहा है हूँ, ना उन्होंने? अब उस उन्होंने चैनल में चैनल नहीं नहीं, है ना? वो फिलहाल किसी चैनल में नहीं है। वो फिलहाल अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता बचा है ऐसे लोगों के लिए अब। और ओके, अगर ठीक आप है। मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। हम्म। तो ठीक है। तो ये है। तो ये एक वक्त था जब इस तरीके से भी लोग काम कर रहे थे। इतना इतना डर। प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में, कि आज की तारीख में लोग अज्यूम करके डरे हुए हैं कि ये मत चलाओ, वो नाराज हो जाएंगे। भाई क्या हम्म। बात है? वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसलिए खबर मत चलाओ। तो ये भी हो सकता है, काफी लोग खुद से ही, हमारे देश में ना चापलूसी की बड़ी पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी। राजा रजवाड़ों के जमाने से चली आ रही है। राजा को नहीं चाहिए चापलूसी। राजा को ये समझ में आ रहा है कि अरे यार क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, अरे नहीं है ऐसा। लेकिन अब राजा को पता है कि उसके दरबार में चापलूस जो है वो यही हाँ, करेंगे। प्रशस्ति पत्र की जो वो होता था ना, प्रशस्तियां लिखने की परंपरा रही है ना भारत में। वही तो है। प्रशस्ति में लोग लिख देते थे। जी जी जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कुंदन की जो मतलब आप तो 2013 तक रहे, पर आपके जो कलीग हैं, जो आज भी हैं, आपको कुछ तो बताते होंगे कि आज क्या सिनेरियो चल रहा है, आज वो कैसे डिसाइड करते हैं। मतलब आंखों देखी तो नहीं बता सकते हैं आप, ये बात सही है, पर एक ओवरव्यू लोगों को पता होना चाहिए कि अंदर लोग, मतलब ये लोग समझ तो रहे हैं, पर एक इनसाइडर जब वो उस बात को बताता है तो बात अलग होती है। आपने देखी ना वो फिल्म द इनसाइडर? द देन इनसाइडर देखी है आपने? शायद मैंने नहीं देखी है। ये हॉलीवुड की अच्छा। फिल्म है? हाँ, हॉलीवुड की फिल्म है। नहीं, ये नहीं देखी है फिर मैं नोट कर रहा हूँ, आप बता रहे हैं तो मैं देखूंगा। हाँ, 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 ये टोबैको इंडस्ट्री को पूरा वो जो है वो करता है, एक्सपोज करता है। अच्छा अच्छा। बड़ी जबरदस्त फिल्म है। ओके, मैं इसको 1999 देखूंगा। की है। अच्छा। रसल आपका क्रो सवाल आपका लीड रोल सवाल में जी। दोहराइए। हाँ, क्या था? हाँ, सवाल यही था कि ये जो 2013 के बाद से आप, हुँ, मतलब 2013 तक तो आप रहे, 2013 के बाद आप बताते हैं कि आपके दोस्त हैं वहाँ और वो आपको बीच-बीच में बताते रहते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। मैं ये समझना हुँ। चाह रहा हूँ कि आज हो क्या रहा है बेसिकली, आज क्या चल रहा है वहाँ? आज कैसे संदेश आते हैं? आज कैसे वो डिज़ाइन करते हैं न्यूज़ को? कैसे डिबेट आयोजित करते हैं? ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, 2-3 बातें मुझे समझ में आती हैं सर, जो मैं आपको बताता हूँ, और शायद उससे आपको एक ब्रॉडर वे में समझ में आएगी पिक्चर क्या है। बिल्कुल। ब्रेन देखिए, दो पहली बात तो ये होती है कि जब आप उस सिस्टम में होते हैं जो न्यूज़ क्रिएट कर रहा है, जो न्यूज़ आपके लिए पेश कर रहा है, वो इतना फास्ट पेस काम है कि सोचने समझने का बहुत मौका नहीं मिलता है। आप उस काम को दूर से ही जज कर सकते हैं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। आपको जो ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं, आपको आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है यही न्यूज़ है। हुँ, हुँ, आप हुँ। जब खबर की पड़ताल अपने हिसाब से करते हैं, तो आपके खबर के कई पहलू पता चलते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर न्यूज़ रूम में डेस्क पे काम कर रहा है, अगर उसको इनपुट से उस तरह के इनपुट दिए जाएँ कि हाँ भाई ये खबर है, ये बाइट है, ऐसा आपको बनाना है। आपको पता है शायद वो सबसे ज़्यादा अनअवेयर आदमी होता है, क्योंकि वो उस शेल में घिरा हुआ है जो उसको चीज़ें दी जा रही हैं कि हाँ भाई तुम्हारे शो के लिए यही मसाला है, तुमको ऐसे ही बनाना है। आप बाहर से बहुत बेहतर देख पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत अलग-अलग पहलू देख रहे होते हैं। तो एक तो मैं उन प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा दोष नहीं देता हूँ, जो अपने बॉस से नीचे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। ये उन बॉसेस का गुनाह ज़रूर है, जो एक्चुअली डिसाइड करने वाली पोज़ीशंस पे बैठे हैं। और वो डेफ़िनिटली ये तय करते होंगे कि भई बहस की दिशा क्या रखी जाए। ये तय करना कोई बहुत भारी काम नहीं है। किसी भी चैनल का जो बॉस है, या जो शुरुआत के शिफ्ट इंचार्ज वगैरह के लोग हैं, वो अपने एंकर्स के साथ बैठ करके बड़े आराम से टोन डिसाइड कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होता होगा। दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी, कि अपने दोस्तों में भी देखा इस चीज़ को, कि कुछ लोग ये हैं जो आइडियोलॉजिकली भी इस बात से कन्विंस हो चुके थे ओवर द टाइम, कि नहीं यार जो हो रहा है ठीक हो रहा है। देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा कि सब चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं। कुछ करप्शन हमारे अंदर भी आया है, भले वो नैतिक तौर पे आया हो, भले वो ईएमआई का दबाव ना भी हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो ढके-छिपे वे में पहले बहुत अपने आप को लिबरल और सेक्युलर समझते थे। क्योंकि क्या है ना सर, हम हैं एक्चुअली भेड़। जनता, हम भेड़ ही हैं। हमको बताया जाता है इधर चलना है, ये सही रास्ता, हम उधर चलते हैं। हम रंग-दे बसंती हुँ। देख के जज़्बाती हो जाएँगे, लेकिन फिर आके कोई भड़काऊ भाषण देगा तो हम भड़क भी जाएँगे, क्योंकि हम जज़्बाती लोग हैं, हम भेड़ हैं। तो जो पिछले कुछ सालों में माहौल बनाया गया है ना, उसने काफ़ी लोगों के अंदर जो हेट्रेड, जिसके ऊपर बर्फ पड़ चुकी थी,
जो शांत थे, जिनको लग रहा था कि लिबरल होना ही सही बात है, अच्छी बात है, उनको अचानक से लगा नहीं यार, बदमाश होना फैशन है यार। अरे ये जो मेरे अंदर दबा था ये तो साला सही है, इसको बाहर निकालो यार। क्यों नहीं ऐसे बात किया जाए? क्यों नहीं ठोक के कहा जाए कि साला कर दो इनको ऐसा कुछ? पहले इन चीज़ों को सार्वजनिक तौर पे कहने में लोग शर्माते थे। और इन्होंने सबसे कमाल का काम क्या किया है कि इन्होंने जो हमारे देश की जो सबसे पवित्र चीज़ें थी, उनको गाली बना दिया। इन्होंने कहा लिबरल को लिब्रांडो बना दो। आप सोचिए ना, आपके दिमाग के साथ कितना बड़ा बिल्कुल, खेल हो रहा है। आप लिबरल बिल्कुल। हैं, कितनी पवित्र चीज़ है लिबरल होना, और इन्होंने कहा लिबरल शब्द को गाली बना दो। हुँ, सेकुलर को गाली बना दो, सेकुलर को सेकुलर बना दो। सेकुलर सूडो ये सेकुलर। पागल है। इन्होंने बिल्कुल। जुमले गढ़े हैं। सो दैट कि जो चीज़ें आपकी आपके सोशल फैब्रिक की बुनियाद हैं और पवित्र बुनियाद हैं, उन्हीं को खराब कर दो। तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये तो गाली है ना? अब हुँ। भद्रजन को गाली पड़ रही हो तो दूसरा भद्रजन गाली नहीं खाना चाहता। वो चुपचाप ऐसा अपना पाला बदल लेता है। उसको लगता है हाँ, ठीक है यार, थोड़ा-सा रावण मेरे अंदर तो था ही, चलो उसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा-सा। राम जी को भी फिलहाल भेजते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो न्यूज़ रूम में, ऐसे लोग भी हैं जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और बहुत उस तरीके से करते हैं। तो कुल मिलाकर के सबका मिश्रण है। एक अलग तरह का इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में बना है, जो कि जाते-जाते ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप बता रहे थे कि प्रोड्यूसर्स की बात बोली आपने और मालिकों की हायरार्की की बात बोली न्यूज़ रूम में और न्यूज़ चैनल्स में, हुँ। ठीक है। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में ये सारी चीज़ें बदल गई हैं? क्योंकि आप 3-4 चैनलों पर गौर करें जो सबसे ज़्यादा हेट्रेड फैलाते हैं, जैसे ये द रिपब्लिक भारत है और हुँ, आपका टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ नाउ भारत है हुँ, और ऐसे 2-4 चैनल और हैं और हुँ, इनमें जो पोजीशन है, इनमें कोई हुँ, हायरार्की नहीं है। इनका जो मालिक है, इनको जो हुँ, जिस व्यक्ति को मालिकाना हक दे दिया गया है या फिर दूसरे शब्दों में कहें, हुँ, वो ही है, वही प्राइम हेटर है, वही है जो प्राइमरी रूप से हेट फैला रहा है। तो हुँ। हायरार्की का प्रोड्यूसर का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो अब टाइपिस्ट हो गए ना, मैक्सिमम लोग टाइपिस्ट की भूमिका में हैं। जो ऊपर से आदेश आ रहा है, टाइप कर रहे हैं, वैसा बना देना है। आप सही कह रहे हैं, हुआ पिछले कुछ सालों में ये भी है कि इस चीज़ को एक खास पार्टी ने बहुत कायदे में समझा कि अरे यार, ये देश मीडिया के ज़रिए बहुत कमाल के तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं आपको सही बताऊँ, 140-145 करोड़ के देश में एक राज करने के लिए, मीडिया को खरीदने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो बहुत कम है। क्योंकि हमारे देश बहुत की मीडिया बहुत सस्ती थी, बहुत कम है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही बात इससे कही बढ़िया आपने। मैंने देखा कि अभी ये जो मीडिया पर जो बजट गया है, वो हुँ, 8-10 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं जा रहा है। और सोचिए और जबकि और और आपको जबकि पूरे देश की जो जीडीपी है, जिस पर एक हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो 250 लाख करोड़ रुपए की है। अब बताइए, 250 लाख ये करोड़ की कितना जीडीपी कितना में फायदे बैठने के का लिए आपको सौदा 10। है। बिल्कुल बस, सही। बस। एक बहुत बहुत वही कह रहा हूँ कि मतलब इससे ज़्यादा मुनाफ़े का धंधा पूरे भारत में, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा कि इतने लिटिल इन्वेस्टमेंट पे आप कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। और ये बात जब होशियार लोगों को बहुत पहले समझ में आ गई, तो उन्होंने बहुत कायदे से मीडिया, पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया को कैप्चर करना शुरू किया था, इसीलिए आज की तारीख में सोशल मीडिया पे वो लोग काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनको पता था कि ये चीज़ आगे जाके बहुत फटने वाली है, बहुत कमाल का काम करने वाली है, जिसका उनको माइलेज भी मिला है। बट धीरे-धीरे उन्होंने मीडिया इसको भी कैप्चर करना शुरू किया और ओवर द इयर्स ये भी हुआ कि जब मीडिया चैनल्स अपने आप में घाटे का सौदा होने लगे, उनको रेवेन्यूज़ देखिए, रेवेन्यू पे तो मेरे ख्याल से न्यूज़ चैनल की दुनिया में 2 या 3 चैनल सर्वाइव कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा हुँ, फ़ायदे में नहीं होंगे चैनल, जो टॉप के 3 और 4 चैनल्स होंगे। तो आप पूछेंगे हुँ, कि हुँ। भई बाकी चैनल कैसे चल रहे हैं? चैनल अपने आप में पावर हाउस है। चुनाव के समय उनकी अच्छा। बहुत कमाई होती है नंबर 2 के तरीके से, 100% हुँ, होती है। वो विज्ञापनों से डायरेक्टली कमाई ना हो, लेकिन चुनाव हुँ। 5 साल में वो अगले 10 साल का वो कमा लेते हैं। क्योंकि इतना पैसा पंप होता है इन चीज़ों के लिए कि भई करना ही क्या है। तो यही वजह है कि आप अगर किसी आदमी को इन्वेस्ट करके आप सीधे चैनल का मालिक बना दो, जो कि पत्रकार है। वो पत्रकार जो कि अपनी ईएमआई के लिए घिसट रहा है, आप सडनली उसको बुलाओ, एक मीटिंग करो और आप उससे कहो, "सुनो भई, ये पकड़ो 100 करोड़ रुपए और चलाओ अगले 4 साल अपना चैनल।" 4 साल के लिए चैनल आपका है। आपने एक प्रोमिनेंट पत्रकार को अचानक से अपना प्यादा बना दिया 100 करोड़ रुपए में। आपने बिल्कुल। 100 करोड़ रुपए में पूरे चैनल की लॉयल्टी खरीद ली। बताइए, तो यही कुछ चल रहा है, ऐसा ही है खेल। अच्छा, आप जैसे इसका सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, चूँकि आप सोशल मीडिया में भी हैं और आप सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं और आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखा है। आपको सच में लगता है कि ये सोशल मीडिया से कभी भी कोई माइलेज गेन किया जा सकेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। जैसे
जैसे मान लीजिए कि रवीश कुमार का चैनल है और पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल है, अजीत अंजुम का है और ऐसे तमाम सत्य हिंदी जैसे बहुत सारे, हुँ, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी के 2 मिलियन व्यू आते हैं, हुँ, तो आपको नहीं लगता है कि 2 मिलियन जो हैं ये ओवरलैप करते हैं अजीत अंजुम में भी, ये ओवरलैप करते हैं क्या बोलते हैं सत्य हिंदी में भी, ये जाते हैं आपके पुण्य प्रसून में भी, रवीश कुमार भी, सब जगह जाते हैं। 2 मिलियन माने बिल्कुल। 20 लाख, 20 लाख, हुँ, और पर व्यू हुँ, 30 सेकंड में काउंट हो जाता है। पता हुँ, नहीं कि कितना क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली, हमें नहीं पता कि क्या होगा। और दूसरी तरफ हुँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जब एक साथ बैठ करके 9 बजे 8 बजे ये लोग करते हैं, तो 50-60 करोड़ की पब्लिक को एड्रेस करते हैं। हुँ, 50-60 करोड़ की पब्लिक तो कभी भी माइलेज गेन कर पाएगा सोशल मीडिया? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी बेवजह परेशान है। इसका कोई अर्थ हुँ, ही नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? वो सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने का मतलब है। अगर वो कंट्रोल होता है तो ठीक है, हुँ, सोशल मीडिया को तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं पड़ना है इससे। और दूसरी बिल्कुल। बात ये है कि अगर हर दिन हुँ, मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पैदा हो रहे होते अलग अलग क्षेत्रों में, और हुँ, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी रीच होती, साउथ में अलग वाले होते, अपने पूर्वांचल में कोई भी पूर्वांचल के चैनल आपको न्यूज चैनल नहीं मिलेगा जो मिलियन की रीच करता हो। क्यों? हुँ, हुँ, अब उससे क्या होगा कि जो वहां का दर्शक है वो सारा दर्शक 4 5 6 चैनलों के आसपास घूमता रहता है। तो राइट, क्या राइट। इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? मुझे नहीं देखिए, लगता। कुणाल जी, मैं हूँ मूलतः आशावादी आदमी। तो अच्छा, ठीक हाँ, मैं आशावादी है। आदमी हूँ। तो मुझे लगता है कि अंधेरी सुरंग में भी ना आखिर में जो एक डॉट दिख रहा होता है, वो डॉट आपको आखिरी छोर पे पहुँचा ही देता है। डॉट का दिखना काफ़ी है और वो डॉट मुझे दिखा। वो डॉट मुझे किसान आंदोलन के समय दिखा। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो किसान आंदोलन के खिलाफ था, जो कोविड ऑफलाइन के टाइम पे। वो हाँ, वो ऑफलाइन आंदोलन था, भले उसको ऑनलाइन सपोर्ट मिला हो, पर उनकी ऑफलाइन प्रेजेंस ने गवर्नमेंट को परेशान किया है। उनकी हाँ, ऑफलाइन प्रेजेंस ने, उनकी ओवरसीज इफेक्ट ने सरकार को हाँ। परेशान किया। जी हाँ। और उनको उनकी वॉइस को जो भी थोड़ा बहुत लोगों तक पहुँचाने के लिए जो लोग अपना छोटा-छोटा मोबाइल और छोटे-छोटे चैनल लेके वहाँ पे लगे हुए थे, वो हम्म। रत्ती-रत्ती करके उनका हौसला तो बढ़ा ही रहे थे सर। ये वो तो वो खैर है, उन लोगों ये तक बात भी सही। उनकी आवाज़ पहुँचा रहे थे, जो कहीं दूर झारखंड में बैठा होगा, जो कहीं दूर अपना बेतिया, दुमका, दिल्ली में अपने ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहा होगा अपने आईटी के ऑफ़िस में, आईटी उन लोगों तक वो बात पहुँच रही थी। तो ठीक है, मैं तो उसको सुरंग में एक बिंदु की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बात तो है, मतलब मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि लोग अब धीरे देखिए सर, ये तो मानना पड़ेगा ना कि हम आज की तारीख में भी टीवी जो है गाँव-गाँव तक पहुँच गया है और टीवी चैनल की हम्म। पहुँच रीच तो उनसे ज़्यादा है ही। लेकिन हम्म। अब रावण के भी 10 सर थे, रावण के पास भी विशाल सेना थी, लेकिन हम्म। बंदरों ने ही हराया उसको एंड में। वानर सेना ने सही। ही ध्वंस किया। तो ठीक है, वानर सेना ही है, कम है, गोरिल्ला वार किया जाएगा, देखें आगे जो होता है। टाइप्स हम्म। इरफान खान साहब। ऐसा नहीं है, मतलब ये बात सही है आपकी, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। 80-82 करोड़ यूजर हो गया इंटरनेट भारत में, और और दूसरी आप बात, देखें तो 97 करोड़ वोटर है, तो हम मतलब काफी क्लोज हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब देखिए दूसरी बात ये है कि मैं ना एक्चुअली इस कन्वर्सेशन में मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जी। मैं कभी भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहता कि इनको जवाब दिया जाए, उनको जवाब दिया जाए। लेकिन एक्चुअली जो भी हेट्रेड की बात करे, वो एक्चुअली देश के साथ नहीं है, वो लोगों के साथ नहीं, उस पार्टी का नाम कुछ भी हो। मैं कह रहा हूँ कल, क्योंकि ये तो लोग हैं ना सर, आज वही लोग पाला बदल के इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं और उनका चाल, बिल्कुल, चेहरा, बिल्कुल। चरित्र सब बदल जा रहा है। कल को यही लोग हम्म। पाला बदल के इधर आ जाएँगे तो कहेंगे अरे हम तो सेक्युलर हैं, हम तो गांधी के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, फलाना-ढिमकाना। तो ये आदमी है जो जिसके इर्द-गिर्द चापलूसी का जो पूरा ये तैयार होता है ना मकड़ जाल, वो सब चीज़ों को डायरेक्ट हम्म। करता है। वही है अब। तो वो विचारधारा, वो जो सोच, वो जो नफ़रती सोच है ना, उसके खिलाफ थोड़ा-सा वो एक्चुअली वो जमता नहीं है, वो नहीं चलता। क्या बोलूँ? अच्छा, ये कुंदन, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मीडिया से रहे हैं आप, कि अ, मतलब ये बात तो समझ में आती है कि आपको ईएमआई पे करनी है, आपको जो है हर हर जो नया मॉडल एप्पल वॉच का आता है वो आपको खरीदना है, नया फोन लेना है, आपको अपने बच्चों को दिलाना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है। ये बात ठीक है, पर इसके लिए हिंसक, मतलब एंकर के रूप में वो हिंसक हो गए हैं। आप साफ देखेंगे कि उनके सींग निकले हैं, लोगों को दिख नहीं रहे हैं फिजिकली, पर उनके सींग निकले हैं हुँ, और दांत बड़े बड़े हो गए हैं उनके। वो लोगों को काट डालना चाहते हैं। इतनी हुँ। हिंसा क्यों आ गई उनमें? मतलब क्या इसके पीछे लालच है सिर्फ, या फिर उनका अपना व्यक्तिगत भी लगता है आपको?
आपके देखिए अपना सर क्या है, ओपिनियन क्या है? देखिए आपने सही कहा हिंसक हो गए। आप जब हिंसक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे एक्चुअली हिंसक नहीं, मुझे राक्षस दिख रहे थे। आपने बताया भी कि सींग हो गए, दांत निकल गए, एक्चुअली वो राक्षस हैं। और राक्षस भी साले असली नहीं है, वो असली राक्षस नहीं है। असली राक्षस का भी अपना एक मोरल ग्राउंड होता है, वो उस बात पे पूरी तरह बिलीव करता है जो वो कर रहा होता है। इन्होंने राक्षस का मुखौटा पहना है। ये अंदर से बहुत डरे हुए लोग हैं, जो टीवी पे आके राष्ट्रवादी बनते हैं ना, ऐसा हाथ करके कि हम सवाल पूछना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल के। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए फ्लोटिंग इतने लोग सक्सेस। हैं कि हाँ, ये बहुत डरे हुए लोग हैं। इन पे आप हम्म। तरस खा सकते हैं बस। ये घर जाके खुद को आईने में देख नहीं पाते होंगे। आपको लगता है कि घर जाके खुद को आईने में देख पाते होंगे? मुझे नहीं लगता है देख पाते होंगे। इनको सेल्फी पता तो है खींच कि के सेल्फी तो खींच के डालते हैं सारे कि हम बड़े अच्छे लग रहे हैं घरों में अपने अपने। लेकिन तो वही है, आप इन पे तरस खाया जा सकता है सर। मतलब आने वाली नस्लें तो मतलब लिटरली क्या पता नहीं कैसे जज करेंगी इनको। क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में। खैर। हम्म। अच्छा, आप इसमें इंडिया टीवी में काम किया था आपने, तब ये जो है मैं देखा करता था उस समय, 2013 के आसपास की बात है, हम तब दिल्ली में थे और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। अरे वाह! तो हाँ, तो हम लोग देखते थे कि उसमें यशवंत देशमुख आया करते थे, जो आजकल सी हुँ, वोटर के मुखिया हैं। हुँ, अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले देखा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पहुंच गया आउट ऑफ 180। तो हुँ, यशवंत देशमुख कहीं दिख रहे थे, उनको ऐसा लगने लगा, यशवंत देशमुख को लगता है कि वो डेटा साइंसेस के चीफ हो गए, चीफ चीफ ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं, और डेटा साइंस सिर्फ उन्हीं को पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता जाता है। तो वो कह हुँ, रहे हैं कि ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, ये कुछ खास बहुत छोटा डेटा लेते हैं, बहुत कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से बातचीत करके और जो है देशों को रैंकिंग प्रोवाइड करा देते हैं। हुँ। आपको कुछ अनुभव है इनके साथ? देखिए, मुझे इनके साथ कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं यही हम्म। बताऊँगा कि जो इनको जानते हैं पहले से, हम्म। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ये भी हम्म। जानते हैं कि वो अपनी पैंट के नीचे क्या पहनते हैं, हम्म। क्या उनकी चड्डी का रंग क्या है, पता है सबको। तो वो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये निष्ठा कहाँ से आ रही है, आप क्यों जा कर के आप उनको ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे जो आपके सवाल हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह सबको पता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहना, मतलब बिक देखिए, अब कोई ₹10 में बिका, कोई 10,000 में बिका, और कोई 1 करोड़ में बिका, और कोई 100 करोड़ में बिका। बिके सब हैं, सबका प्राइस टैग अलग है। तो हम तो यही कहेंगे, बिकाऊ लोग हैं, रेट अलग-अलग है, लेकिन हो बिकाऊ ही। तो आपके जो हिसाब से? बिकाऊ नहीं जी। जो बिकाऊ नहीं थे, जिनके अंदर छोटी-सी भी रीढ़ की हड्डी थी, जैसे मैं तो नाम लेके बताता हूँ आपको कि वो लड़का है, क्या नाम है, श्याम मीरा सिंह ना? श्याम मीरा हाँ, हाँ, सिंह। हाँ। हाँ, 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 अरे! हाँ, रीढ़ की श्याम हड्डी है मीरा। उसके अंदर यार। क्या मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन इस कम उम्र में भी उस आदमी के अंदर जो जज़्बा है, जो हिम्मत है, जो जिस तरीके से उस आदमी को आज तक से शायद निकाल दिया गया या कुछ किया गया, उसके बाद जिस तरीके से उस आदमी ने खुद को खड़ा किया, उस लड़के ने खड़ा किया खुद को, और जैसे आगे बढ़ा है। ध्रुव राठी को देखिए, इनके अंदर है, ज़मीर है, स्पाइन है। अजीत अंजुम जी हैं, बिल्कुल है, मतलब हमेशा से, मतलब वो हैं। विनोद कापड़ी तो ख़ैर फिलहाल फ़िल्म में हैं, और बाकी जो मुखर रहते हैं। साक्षी जोशी हैं। इन लोगों ने वहाँ पे झुकना पसंद नहीं किया उस तरीके से। साक्षी जोशी अपना चैनल चला रही हैं, तो ये लोग तो कम वही है ना, चॉइस आपके सामने हमेशा ही है। खाना तो आपको वही 2 रोटी है और सब्ज़ी है और तमाम चीज़ें हैं। और घर भी आप में से काफ़ी लोगों ने, जो एंकर की ज़मात है, उन्होंने बना ही लिया होगा अब तक। लेकिन आप जो है, आपको लगता है नहीं, नहीं, हम तो ज़मीर का समझौता कर लेते हैं, हमारा अपना प्राइस टैग थोड़ा और ऊँचा करते हैं, शायद कीमत मिल जाए तो झुक जाएँगे। मिल जाती है कीमत, आप झुक जाते हो। अच्छा, कुंदन, आपको ये पैराडॉक्सिकल नहीं लगता है कि जब हमको अच्छे लोगों के नाम बताने होते हैं तो हम नाम बता देते हैं, और जब हुँ। हमको ये होता है कि बुरे लोगों के नाम कौन है, कौन से एंकर ज्यादा, मतलब किन्होंने क्या क्या किया है, तो हम उनके नाम बताने से बचते हैं? नहीं, नहीं, बचता नहीं हूँ, एक्चुअली ज़ुबान गंदी करने वाली बात है ना सर। ज़ुबान गंदी कौन करे? अब आप एक चीज़ बताओ कि आप कहोगे लाइव में 4-5 गाली दे के दिखाइए, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा ना, तो उनके नाम गाली बन नहीं, नहीं। चुके हैं एक्चुअली। आप ओके। चाहेंगे कि आपके शो में गालियाँ चलें? उनके नाम सबको पता हैं। मतलब मेरे अलग से नाम लेने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और हम अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों का नाम लें, हम अच्छे लोगों की के बारे में बताएँ, सो दैट कि लोगों तक और अच्छी बातें पहुँचे। लोग उनको ढूँढ के देखें कि अच्छा, जिनको, जो दूर-दराज के लोग शायद अगर 1 आध 2 को नहीं जानते होंगे इनमें से, तो अच्छे लोगों को वो हम्म। खोल के देखें।
तो ये अच्छा है, बुरे लोगों का नाम क्यों पहुंचाना, वो ऑलरेडी पहुंचे हुए ठीक बात है। हैं। तो कुंदन, आप मुझे बताएंगे, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और ना भी जुड़े होते तब भी हर व्यक्ति की पसंदीदा फिल्में तो होती ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कौन सी पसंदीदा फिल्में हैं आपकी? कम से कम 5 तो बताइए। हाँ, 5 मैं आपको बताऊँगा, फ़िल्में तो 5 नहीं, मैं 7-8 बता दूँगा, किताबों में थोड़ा उलझूँगा मैं। तो देखिए, ठीक मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़िल्म पसंद थी और अभी भी है, और जिसको उसको मैं जितनी बार भी देखता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं, उसका नाम है मकबूल। है। मकबूल। मकबूल। मतलब मैकबेथ का इतना सुंदर जो अडॉप्ट किया है फ़िल्म में, और परफ़ॉर्मेंस के लेवल पे जो कैरेक्टर्स को जो दिया गया है, उफ़! मतलब वो फ़िल्म अपने आप में पूरी क्लास है। पूरी क्लास है, हर तरह से। एक्टिंग क्राफ्ट की बात कर लो आप, राइटिंग क्राफ्ट की बात कर लो आप, डायरेक्शन की बात कर लो आप, मेटाफर की बात कर लो आप। मतलब उससे ऊपर मुझे लगता नहीं है कि अभी इधर कुछ है। मतलब अपनी ये हिंदी फ़िल्म विशाल में। भारद्वाज वाली थी ना? विशाल भारद्वाज की फिल्म थी ना? विशाल भारद्वाज की मकबूल, इरफान हम्म। सर थे वो। हाँ। हाँ 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 हाँ। एक एक मुझे पहले नंबर पे वो लगती है, और दूसरे नंबर पे मैंने एक फ़िल्म देखी थी अपने जब मैं पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा था तभी देखी थी। उसका नाम था कंपनी। राम गोपाल अच्छा। वर्मा ने बनाई थी। हम्म। कंपनी की जो डिटेलिंग है ना, और कंपनी का जो कैरेक्टराइजेशन है, वो बहुत कमाल का है, बहुत अद्भुत, बहुत ऑथेंटिक है एक्चुअली। सत्या के बाद राम गोपाल वर्मा ने कंपनी बनाई थी। सत्या एक अलग तरह के अंडरवर्ल्ड में डील करती थी, और कंपनी उससे आगे की कहानी थी। लेकिन कंपनी मुझे क्राफ्ट के लेवल पे, और सत्या से थोड़ा आगे की फिल्म लगती है क्राफ्ट के लेवल पे, ओवरऑल क्राफ्ट, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। क्राफ्ट के लेवल पे बहुत आगे की फिल्म है, और स्टोरी टेलिंग कितनी टाइट हो सकती है रियलिज्म को इंटैक्ट रखते हुए, क्योंकि कई बार ना रियलिज्म एक्चुअली बोरिंग होता है। रियलिज्म हम्म। एक्चुअली बोरिंग होता है, लेकिन रियलिज्म को इंटैक्ट रखते हुए अगर आप एक टाइट स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो वो अपने आप में कमाल की बात है। और जो डीप नुआंसेस उसमें आपको दिखते हैं अंडरवर्ल्ड के कंपनी में, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो और उसकी हम्म। एडिटिंग भी उस वक़्त मैंने देखी थी, एडिटिंग भी उसकी बहुत वक़्त से आगे की थी। उसका एडिटिंग स्टाइल बहुत यूनिक था, अपने टाइम से अहेड था थोड़ा। तो वो मुझे बहुत कमाल की फ़िल्म थी। तीसरी फ़िल्म जो जो मुझे बहुत पसंद है, और वो भी मैंने अपने करियर की शुरुआत में देखी थी, वो हासिल है। वही अगेन इरफ़ान खान, तिग्मांशु धूलिया की फ़िल्म। तो इलाहाबाद की हासिल ने तो, पृष्ठभूमि पर। हाँ, इलाहाबाद तो की वो तो, पृष्ठभूमि पर है हाँ मूवी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो ऐसा हुआ कि मतलब लोगों के मतलब हासिल देखने के बाद जो इलाहाबाद अपने जीवन में कभी नहीं भी गया है एक बार, भले वो दिल्ली में रह घूम रहा रहा हो, बोलना उसको वही रणविजय सिंह की तरह ही है। है। तो कमाल की फ़िल्म थी मतलब हासिल तो। और मुझे एक आध 2 बार मौका भी मिला तिग्मांशु सर से मिलने का, तो मैं उनसे भी यही कह रहा था कि सर हासिल का कुछ और बनाइए आगे का कुछ, मतलब वो एक कमाल की फ़िल्म थी। और चौथी फ़िल्म जो मुझे बहुत पसंद है, वो है पान सिंह तोमर, अगेन इरफ़ान खान और तिग्मांशु धूलिया। पान सिंह तोमर भी जो रेंज है ना इरफ़ान सर की, जो परफ़ॉर्मेंस की रेंज है कि वो जब नौजवान हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे उनके जेस्चर्स हैं, कैसे वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और उसमें उनकी पूरी जर्नी है, जवानी से लेकर के ऑलमोस्ट मिड एज तक, जब तक उनका तो पूरी जर्नी जो जो उन्होंने फिज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन अचीव किया है उसमें, जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें एज़ एन एक्टर, जो उन्होंने अचीव किया है, वो बहुत अद्भुत है पान सिंह तोमर में। और 5वीं फ़िल्म अब तक 56, जो जिसमें नाना पाटेकर थे, वो भी अंडरवर्ल्ड पे फ़िल्म है, लेकिन अब तक 56 की डिटेलिंग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है कि जिस समय अब तक 56 बन रही थी, तो उस समय बॉलीवुड में एक दौर चला था, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, शायद दया नायक नाम था उनका, मैं नाम अगर भूल नहीं रहा हूँ तो। दया नायक पे एक साथ 4 या 5 फ़िल्में बन रही थी यहाँ पे। होड़ होड़ मची हुई थी कि दया नायक पे फ़िल्म बना के रिलीज़ कर दो, जो पहले रिलीज़ करेगा वो हिट हो जाएगा। अब तक हम्म। 56 सबसे बाद में रिलीज़ हुई, और सबसे ऑथेंटिक फ़िल्म बनी। हम्म। तो हाँ, क्योंकि उसकी भी डिटेलिंग बहुत कमाल की है। बाहर की कोई फिल्म, मतलब बॉलीवुड के बाहर का कुछ? बाहर का मुझे एक सिनेमा, मुझे पैन लैब्रियंथ बहुत पसंद है, पैन लैब्रियंथ, अगर अच्छा। आपने देखी हो तो। और स्कारफेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। गॉडफादर के बारे में कुछ कहना तो यही होगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब वो तो कहने की बात ही नहीं है। स्कारफेस में अ, वॉयलेंस बहुत है ना, बहुत वॉयलेंस है स्कारफेस में। अल्पचिनो वाली बता हाँ, रहे हैं ना, अल्पचिनो ये है, स्कारफेस। वॉयलेंस तो है सर, लेकिन एक्चुअली देखिए सिनेमा बहुत सब्जेक्टिव है। जब जैसे सिनेमा हम्म। आप देख रहे होते हैं, कोई आदमी परफॉर्मेंस देख रहा होता है, कोई आदमी फोटोग्राफी देख रहा होता है,
कोई आदमी साउंड देख रहा होता है ना? तो टोटैलिटी में और मैं मे मेरे मे मुझे ये लगता है कि जब मैं सिनेमा अब देखता हूँ, तो मैं परफ़ॉर्मेंस के थ्रू देखता हूँ। क्योंकि ये देखिए बाकी परफॉर्मेंस तो सब चीज़ें बहुत क्योंकि उम्दा सब चीज़ें परफॉर्मेंस है। टेक्निकल हैं, सब चीज़ें टेक्निकल हैं। आप क्रिएट बिल्कुल। कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन परफ़ॉर्मेंस बॉडी के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हो। वो 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 आप एआई के थ्रू भी जनरेट नहीं कर सकते। एआई एक्चुअली कॉपी हुँ, कर सकता है उस चीज़ को, वो ऑथेंटिक एक्टिंग को जनरेट नहीं कर पाएगा। उसको भी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए एआई को वो जनरेट करने के लिए। तो जो हुँ, परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत मुझे वो करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैं जिन फ़िल्मों का नाम ले रहा हूँ ना उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत अच्छी मुझे लगती हैं उनमें। जैसे स्कारफेस में परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है हुँ। और भी शिंडलर लिस्ट है, इनकी भी हाँ, परफ़ॉर्मेंस के लिहाज़ से बहुत अच्छी फ़िल्म है। मतलब आप उसमें किसी की भी परफ़ॉर्मेंस देख लीजिए, बेन किंग्सले की देख लीजिए, किसी मतलब अद्भुत है। मतलब आपको यकीन ही नहीं होता है कि ये लोग आपको लगता है ये लोग रियल हैं, मतलब इतनी इतनी अद्भुत है हुँ, मास्टर ये। सिनेमा है खैर शिंडलर्स लिस्ट। हुँ। किताबों के बारे में बताइए, 5 किताबें जो आपको बहुत पसंद हो। किताब आप लिखे भी हैं, तो लिखित देखिए सर फ़िक्शन का आदमी हूँ, किताबें पढ़ी उस उम्र में मेरे पिताजी एक्चुअली लेक्चरर हैं। तो हुआ क्या अच्छा। कि मैं आपको 5 किताबें बताता हूँ, 5 नहीं मैं आपको पता नहीं 2-3 किताबें बता पाऊँगा, लेकिन हुँ, हुँ। मैं आपको अलग किताबें बताऊँगा। हुँ, हुँ। तो मेरे पिताजी लेक्चरर थे और जब मैं पढ़ाई कर रहा था मतलब 8वीं 9वीं कक्षा में था, तो मुझे हुँ, पढ़नी हुँ। होती थी साइंस की किताब मेरे घर में सब रखा हुआ था, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। तो आपका आपका ध्यान ना कभी अपने कोर्स की किताब पे नहीं जाएगा। बच्चे का मन जो होता है, वो हर वो चीज़ ब्रेक करना चाहता है जो हर वो रूल तोड़ना चाहता है जो उसके लिए बनाया गया है। तो उसको लगता है यार पढ़ने के लिए कहा जा रहा है रूल है तो ये जो पिताजी के शेल्फ में किताबें रखी इसको निकाल के पढ़ लो। तो बचपन में ना हुँ, थोड़ा-सा प्रेमचंद वगैरह को पढ़ लिया था मैंने। तो वो सब पढ़ा लेकिन उसके बाद मेरा शौक थोड़ा बदल गया क्योंकि लिटरेचर आ गया थोड़ा शुरुआत में। तो मैं अब हुँ। पिछले कुछ समय से मैं पढ़ रहा हूँ परफॉर्मेंस की किताबें। अच्छा। जो हाँ, जो थिएटर में, जो एक्टर में लोगों को हेल्प करती हैं। क्योंकि जब मैंने न्यूज़ चैनल छोड़ा 2013 में, उसके बाद बहुत बड़ा सवाल ये था कि छोड़ा क्योंकि मैंने उस समय तक इसलिए तो छोड़ा नहीं था कि भई कुछ ये बदलाव इस तरह का नहीं आया था, एंटरटेनमेंट ही चल रहा था। तो उस एंटरटेनमेंट में ऊब चुका था। मैंने कहा यार जब एंटरटेनमेंट ही करना है तो प्रॉपर एंटरटेन करो। तो मैंने हुँ, फ़िल्मों हुँ, में काम हुँ। करना छोड़ा था। तो मैंने थिएटर वगैरह से जुड़ने के लिए फिर उस समय कुछ पढ़ना अलग तरीके का पढ़ना-लिखना शुरू किया। तो उस समय मुझे कुछ किताबें मिली थी जिसमें से एक किताब है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये किताब है इंटेंट टू लिव आपको दिख रही होगी शायद। हाँ, हाँ, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही दिख रही है। है? इंटेंट टू हाँ, लिव। ये इंटेंट टू हुँ, लिव ये लैरी ठीक। मॉस की किताब है सर और ये किताब ना मतलब कि एज़ एन एक्टर सबको पढ़नी चाहिए। मतलब रियलिज़्म आप कैसे ला सकते हैं अपने परफ़ॉर्मेंस में, बिना किसी को बोर किए। और आप अपने एज़ एन एक्टर अपने आस-पास के वर्ल्ड को, स्पेस को कैसे कितना रियलिस्टिक बना सकते हैं। मतलब इससे बढ़िया किताब मुझे दिखती नहीं है कहीं पे। तो ये मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट किताब है, जिसको मैं बीच-बीच में दोबारा भी पढ़ते रहता हूँ, तिबारा भी पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे कुछ नई चीज़ मिल जाती है। एक और किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है ये है हिंदी की किताब है और इसका मतलब कि एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप देख रहे रवीश होंगे, कुमार। हुँ, 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 हुँ। बोलना ही तो ये किताब मैंने अपने किसी दोस्त के घर पे पढ़ी थी। वो रखी हुई थी ऐसे ही और मैं ऐसे ही उठा के इसको पढ़ना शुरू किया मैंने और इस किताब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया सर। ये किताब ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि इसके बाद मैंने एक सीरीज़ लिखी और वो अच्छा, सीरीज़ हाँ, वो सीरीज़ बनी है, बन चुकी है। वो थोड़ी पॉलिटिकल भी है, अच्छा, एडिट भी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो कब आएगी, अभी मुझे इसका नहीं पता। सीरीज़ पता नहीं कभी आएगी वो तो ओके। हाँ, तो वो तो सीरीज़ पता मतलब नहीं कभी फ़िल्म आएगी लेकिन ये बन किताब ने चुकी मुझे है। हाँ, वो बन चुकी है वो बन चुकी है। अच्छा। अभी कुछ जो उसके वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जो होती हैं, उसकी वजह से मैं आपको उसके बारे में कुछ ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा। हुँ, हुँ, बट यही हुँ, बता ठीक है। पाऊँगा कि वो आज के इस हालात पे है, जो चल रहा है हमारे आस-पास। लेकिन आज के हालातों की वजह से ही शायद आप आज के हालात की कहानी अभी देख नहीं पाएँगे। सही बात है। तो और 2 किताबें बताई हैं आपने। एक और किताब है, ये बहुत बेसिक किताब है, मतलब ये ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। ये कौन-सी है? स्टानिस्लावस्की की किताब है, एन एक्टर प्रिपेयर्स। ओके।
हाँ, ये भी एक्टिंग थिएटर में डील करती है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं इसमें जो लोगों को बहुत हेल्प करती हैं कि आप एज़ एन एक्टर, एज़ अ राइटर, इनफैक्ट एज़ अ राइटर भी आप अपने आप को कैसे कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन किताबों से। ये है, बाकी एक प्रसन्ना जी की किताब है जो फ़िलहाल अभी मुझे दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता। वो भी है, हुँ। इंडियन मेथड इन एक्टिंग, वो भी थिएटर पे एक्टिंग के क्राफ्ट पे है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और 5वीं किताब को 5वीं किताब आधा गाँव, आधा गाँव अच्छी लगती है मुझे। आधा अच्छा। गाँव मैंने अभी हाल ही में रीड किया था किन्हीं के साथ, तो मुझे अच्छी लगी थी। तो ये है, यही है। तो आप इसमें आप जब फ़िल्म मेकिंग में हैं तो आपका रोल क्या है? मतलब आप डायरेक्शन में हैं, प्रोडक्शन में तो नहीं लग रहा है मुझे, आप डायरेक्शन में होंगे या फिर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मूलतः तो मैं लिख रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि लिख रहे हैं, सबसे अच्छा। आसान काम वही है जो आप बिना सेंसरशिप के कर सकते हैं। आप लिख लिखने में ही सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेंसरशिप है। नहीं, नहीं, लिखने आप हाँ, अब पब्लिश में सेंसरशिप है, लिखने में सेंसरशिप नहीं। आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने ये कंटेंट लिखा आज की तारीख में। तो बेसिकली किसी पर्पज़ से लिख रहे होंगे ना, ताकि वो बाहर आए, जब जैसे बाहर आएगा वो सेंसर के पर्दे से गुज़रेगा। वो जो कि गुज़र भी रहा है, एक कंटेंट तो ऑलरेडी गुज़र रहा है फिलहाल। लेकिन वही है कि जो मिनिमम काम आप कर जो आप अब देखिए, बाकी का जितना भी क्राफ्ट है फ़िल्म मेकिंग में, बहुत कॉस्टली है। आप एक दिन भी शूट करते हैं, तो लाखों रुपए ऐसे उड़ते हैं कि मतलब आप समझ ही सकते हैं। लेकिन हुँ, लिखना जो है, आज के वक़्त में अलग-अलग तरह का कंटेंट लिखना, आज के दौर को क्योंकि भाई एक बात के लिए तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। इन लोगों ने जितना कंटेंट दिया है, इतना तो कंटेंट आज तक किसी ने नहीं दिया था। किसी राइटर के लिए इससे अच्छा माहौल, इससे ज़्यादा ट्रेजिक माहौल कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये बात तो तो सही इसलिए कह रहे अरे! बहुत ही उर्वरक माहौल दिया है इन्होंने। हैं। मतलब ऐसा खाद छींट दिया है, मतलब कई बार तो मुझे लगता है यार ये लिखूँ कि ये लिखूँ अभी फिलहाल। तो लिख लेता हूँ, मतलब सबसे पहले लिखता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, लेकिन यार क्या है ना कुणाल जी कि डायरेक्शन एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत थका देता है आपको। 12 घंटे आप भूत बन जाते हो, मतलब लिटरली शूट करते-करते। तो हुँ, हुँ, अभी देखता हूँ कि कैसे, क्योंकि अभी मैंने जो शॉर्ट फ़िल्म मैं जो कर रहा था उसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा था, क्योंकि वो शॉर्ट फ़िल्म हुँ। मुझे वो बात कहनी थी। तो मैंने वो शॉर्ट फ़िल्म बनाई है अभी कुछ समय में आएगी शायद, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन वो आज के दौर के बारे में ही है, मीडिया के बारे में ही है वो शॉर्ट फ़िल्म भी, क्योंकि मीडिया पे ये जो नॉवेल लिखा, तो नॉवेल हुँ। तो चलिए बहुत से लोग जो हैं वो पता नहीं कितना पढ़ पाएँगे, नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप जिसको आसानी से लोग देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई है जिसको मैंने अभी डायरेक्ट किया है और अभी देखते हैं कि वो अगले महीने तक शायद आएगी, तो फिर वो रहेगा। तो मैं बेसिकली लिखता हूँ और मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू कुंदन। आपसे बात करके शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी और ख़ासकर जिन किताबों की दुनिया में मैं कभी घुसा नहीं था, वो किताबें मुझे पता चली और मुझे हाँ, आशा है कि लोगों को पता चलेंगी जो लोग इसको देखेंगे। क्योंकि हम लोग एक बिल्कुल। अलग दुनिया की किताबें पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। फ़िल्में तो नहीं, ये ज़रूर दुनिया हमने मेरी बहुत हाँ, वाइड ये दुनिया जनरली मेरी हाल देखी में है। बनी। ये हाल ही अच्छा। में बनी मेरी दुनिया। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये नई माशूक़ा है, इसीलिए मैंने अभी आपके सामने इसको पेश कर दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए सर। ठीक है कुंदन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू।